हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर अनवर निज़ामी और आज हम लोग पढ़ेंगे shear force diagram and bending moment diagram for a cantilever beam having a uniformly varying load or triangular load. So have a quick revision कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा वो cantilever beam with a concentrated load, carrying a concentrated load. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये एक पॉइंट लोड है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने किस तरह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट किया। यहाँ पर गिवन है कि शेयर फोर्स जो थे वो एक कांस्टेंट होंगे हमारे विथ मैग्नीट्यूड कैपिटल पी। ठीक है, ये कैपिटल पी कोई भी वैल्यूज हो सकता है, 10 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, कोई एक कांस्टेंट वैल्यूज है जो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम जो है 0 टू लेंथ एल वेरी कर रहे हैं ये बीम। और ये वैल्यूज जो है वो ये कांस्टेंट है, शेयर फोर्स की वैल्यू है ना, ये वेरी नहीं कर रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है कांस्टेंट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। अगर हम देखें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, इसकी साइन दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, मीन्स लीनियर वेरिंग या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम देखेंगे जीरो से एक स्ट्रेट लाइन ये वेरिंग कर रहा है ना, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा। दूसरा केस हमने पढ़ा था कैंटिलीवर बीम विथ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हमारे पास जो है कैंटिलीवर बीम और इसकी लोडिंग जो हमारी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या इसको रेक्टेंगुलर लोडिंग भी कहते हैं। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट किया, तो ये देखा ये प्रोपोर्शनल है Q इंटू एक्स, मीन्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ओनली। तो ये भी लीनियर वेरिंग होगा, तो यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम लीनियर वेरी कर रहा है। और लास्ट केस में अगर हम देखें जब ये कंसंट्रेटेड लोड थे तो शेयर फोर्स डायग्राम हमारे कैसे थे, कांस्टेंट थे, है ना, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ये वेरी नहीं कर रहे बल्कि थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और ये वेरी कर रहे हैं लीनियरली, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन शेयर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे हमारे क्वाड्रेटिकली वेरी कर रहे हैं, है ना। अगर यहाँ इसका इक्वेशंस चेक करें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज इक्वल्स टू Q/2 इंटू एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर वी कैन से बेंडिंग मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो बेंडिंग मोमेंट वेरी कैसे करेगा, थ्रू आउट द लेंथ, लेंथ कैसे, एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक वेरिएशन है। तो अगर हम देखें तो थ्रू आउट दिस इज द एक्स लेंथ, तो 0 टू एल ये वेरी करेगा किस तरह से, क्वाड्रेटिकली। तो वी कैन सी ये क्वाड्रेटिक वेरिएशन हो रहा है इसका। ठीक है, सो नाउ द थर्ड केस वी विल स्टडी, और ये क्या होगा, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, सबसे पहले कैंटिलीवर बीम हम लोग बनाएंगे। और इसको हम लोग एक ट्रायंगुलर लोड इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दिस इज द ट्रायंगुलर लोडिंग। ठीक है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होंगी, मैक्सिमम, दैट इज Q। तो अब हमें शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करना है ना। किसी एक सेक्शन पे हमें सबसे पहले एक सेक्शन चूज करना होगा और वो हम लोग फ्री एंड से चूज करेंगे, और वो डिस्टेंस क्या होंगे, x डिस्टेंस पे चूज करेंगे सेक्शन, लेट सेक्शन 1 1। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या कहते हैं कि चूज अ सेक्शन, तो हम लोग कहेंगे स्टेप 1 चूज अ सेक्शन 1 1 at a distance x from free end, फ्री एंड से।
दिस इज द फिक्स्ड एंड एंड दिस इज द फ्री एंड। तो हम लोग फ्री एंड से डिस्टेंस एक्स पे एक सेक्शन चूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे चूज कर रहे हैं सेक्शन वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे, और जहाँ तक ये जाएगा वो एक्स की वैल्यू कैपिटल एल होगी, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ द स्पैन इज एल। ओके, तो अब हमारे पास एक्स की हमें रेंज पता चल गया, 0 से लेकर एल तक है। नाउ अब हम लोग इस लोड को देखें, तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हम लोग इसको एनालाइज करेंगे क्या है। और कैसे इसे हम लोग इक्विवेलेंट कंसंट्रेटेड लोड बनाएंगे, ये मेन हम लोग को इसे सीखना है। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या ट्रायंगुलर लोड है। इसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितनी है, क्यू है, और टोटल लेंथ इसके एल है। ठीक है, अब हमको किसी सेक्शन पे किसी भी जगह पे हमें सपोज लेट्स टेक अनदर कलर, और वो कलर हम ले लेते हैं दिस वन। सपोज ये हमारा सेक्शन है। ठीक है, हमें मालूम करना है इस जगह पे क्या शेयर फोर्स की मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर हमें मालूम है मैक्सिमम क्यू है, दैट इज दिस मैग्नीट्यूड इज क्यू। सो व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड हियर, दिस वन। ओके, तो हम क्या कहेंगे, ये हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक हम ये कह सकते हैं एक वेरिंग लोड, वेरिंग डिस्टेंस है x। ठीक है, बिकॉज x इज चूजन फ्रॉम दिस सेक्शन। तो ये हमारा x है। टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, l है। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड कैपिटल स्मॉल q, और ये हमें अननोन है, अभी हम मान लेंगे y। ठीक है, तो अगर हम जो है ट्रायंगल लॉ अगर लगाएं तो हमारे पास क्या होंगे, q दिस मैग्नीट्यूड टोटल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय कैपिटल L equals to this value y upon this length x. So therefore if you want to find out what is the magnitude y, then we can write y would be equals to nothing but q x upon L. ठीक है, y is equals to q x by L। तो ये हमारे पास इस जगह पे हमें पता चल गया कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होंगे, q इंटू एक्स अपॉन एल। इफ वी गेट x, if you put the value of x, then we will get y, the magnitude. If x equals to 0 here, then we will put value 0, so it will become, y would become 0. So yes, we can see the magnitude here would be 0. Similarly at x equals to L by 2 means midpoint, what would be the value, we will put x equals to L by 2, then it would be q by 2, and at x equals to L we will see that x L by L, that it become q. So our equation is correct. Okay, so it is our equations. So now we will come to the equation back, and we will solve the problem that shear force at any section 1 is nothing but sum of all the transverse forces acting either right hand side or left hand side of the beam. Okay, so we will select for the right hand side for our convenience. So right hand side, if it's a, then the shear force would be this much magnitude, this whole. So we have to make it, because it is a running length, per unit running length. Okay, so we because its unit would be nothing but q kilonewton per meter. Okay, qx by 2 or something. At this position we are knowing what is the value, qx by L. So we will write it as qx by L. So it would be qx by L running length. So we have to make it equivalent load.
that would be equivalent concentrated load. So how to make the equivalent concentrated load here? We'll see. This is Q x upon L when this length is x. Okay, and we have to make a equivalent concentrated load, so its Cg would be somewhere here. Okay, so Cg is acting here, so we will make it a equivalent P equivalent. That would be nothing but the area under this curve. So area would be half into base, that is x, into height, this is qx by L. So how much we are having? Qx square by 2L. So P equivalent is proportional to x square. So now what we notice, that the load here, equivalent load here, is proportional with x square. So now shear force, when we will see, shear force is nothing but sum of all the transverse forces acting either left or right side of the section. So here if we see this, then it would be replaced at its Cg by P equivalent. P equivalent load, and only we can say that at this section 1 a P equivalent load would be acting on the beam. Okay, and that value we will say Q x square by 2L, and we have our sign convention as positive. So shear force is Qx square by 2L here at section 1. Okay, so we can plot here. At x equals to 0, when we will put x barabar 0, so we will have shear force at B point, then we will put Q by 2L into 0 ka square, that would be 0. At x equals to L by 2, means at midpoint, we will say at midpoint we take any point C. So we will have shear force at point C. How much we will have? Q by 2L into L by 2 ka whole square. Then it would become Q by 2L into L square by 4. Q by 2L into L square by 4. Then we will have L cancel. So QL by 8. Okay. And then final at the rate x equals to L, we will have shear force at A would be Q L square upon 2L. It will get cancelled out, QL by 2. So the shear force at this position would be QL by 2. So we will have 0, QL by 8 and QL by 2. So the variation would be a parabolic variation. We will have like this. This is a parabolic variation. Okay. So it is a positive and its magnitude at this point is QL by 2, and this plot is shear force diagram. So here we will see that for triangular loading the shear force diagram varies quadratically. Okay, now we will see the bending moment diagram for it. So we will see bending moment. So bending moment at section 1, that is also the sum of all the moments acting on the mean either left or right hand side of the section. तो हम मालूम करेंगे राइट साइड में सेक्शंस के कितना मोमेंट एक्ट कर रहा है ना.
तो ये हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। हम इससे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस लोड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पर, तो ये हम इसे मान रहे हैं कि ये हमारा इसकी सी जी होगी, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ x है, तो इस साइड से ये दूरी कितनी होगी सी जी के लिए, x/3, और इस एंड से ये दूरी कितनी होगी 2x/3, ठीक है। सो अब हमारे पास, क्योंकि सेक्शन जो है हमारा यहाँ पर है, इस एंड पर है, सेक्शन 1 तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसे हम लोगों ने पहले फोर्स लोड बनाया, और वी आर हैविंग दैट लोड इज P इक्विवेलेंट, दैट इज qx²/2l। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर दिस बेंडिंग मोमेंट P इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई, क्या होगा, ये कितने दूर पर है इस सेक्शन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके कितने हैं, दैट इज x/3। सो वी विल राइट हियर P इक्विवेलेंट इंटू x/3। P इक्विवेलेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, P इक्विवेलेंट की qx²/2l। सो वी विल राइट px²/2l इंटू x/3, क्या आएगा, px³ अपॉन 6l। सो हम क्या कह सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1 इज प्रोपोर्शनल टू x³। तो इसकी वेरिएशन कैसे होंगे, क्यूबिक पैराबोला। क्या वेरिएशन है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। सो अब हम कह सकते हैं एट x = 0 बेंडिंग मोमेंट क्या होंगे हमारे, एट एट बी पॉइंट would be equals to p/6l इंटू 0 का क्यूब 0, एट द रेट x = l/2, क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C p/6l इंटू l/2 का होल क्यूब, pl³ 2 to the 4 to the 8, 8 6 48 l। So this will become pl²/48। Similarly at x = l, क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A would be equals to p into l²/2l, sorry, p into l³, there we have to put l³ upon 6l, so pl²/6, ठीक है। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर देखें, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना चाहें, तो ये क्यूबिक वेरिएशन आएगा, है ना, दिस वुड बी द क्यूबिक वेरिएशन। और ये हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएंगी, मैक्सिमम क्या आ रही है, pl²/6, दैट इज pl²/6। Here we will see p here means definitely we are using p as a q here, so it may be we can write is at q, okay. So all where we have written p, that is exactly q what we have written, okay. So we are varying with q, so it's by default that it is only q, okay. So this is the bending moment diagram, BMD. Okay, so we have seen the shear force diagram is quadratically varying. This curve is quadratically varying, quadratically varying, and this is the bending moment diagram which is cubic varying.
cubic varying. It is bending moment diagram, and this was shear force diagram. Okay, so we have seen all the three cases of the cantilever beam. Let's have a quick review. This was the first case. We have done the first case where a cantilever beam with a concentrated load. We have seen the shear force diagram as a constant throughout the length, and the bending moment diagram was linearly varying, means a straight line variation. Then for the second case, we have seen a uniformly varying, uniformly distributed load was there, and we have seen that the shear force diagram was linearly varying or a straight line, and the bending moment diagram was a quadratic variation. Okay, then we have seen further the third case. This is our third case, that the cantilever beam carrying uniformly varying load, where we have seen that the shear force diagram was varying in quadratically, and the bending moment diagram was varying cubically. Okay, so now we will have a general solution, a general equation for a beam. So let's solve a problem. Let's take one. If we understand the concept of a cantilever beam for all the three cases, then we will easily solve any type of problem on the cantilever beam. If there is one concentrated load of P, okay, that is equals to any load, that value is 10 kilonewton suppose given, and a uniformly distributed load, that is Q equals to 6 kilonewton per meter length. Okay, now we have to solve this problem where the total length of the span is given as 10 meter. This from here, this end, we can say 3 meter, and we can say this as 2 meter, this as 1 meter, so total would be 3 2 5. So let's say it is total length is 6 meter. Okay, so now we will solve this problem. तो सबसे पहले हमारे पास अब क्या होगा, हम लोग देखेंगे सेक्शन कैसे अब यहाँ पर चूज करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर केसेस जो हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए, लोडिंग हमारे पास देखेंगे कॉम्प्लेक्स लोडिंग आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक सेक्शन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा 1 1। ठीक है, दूसरे सेक्शन क्या होंगे, वो इनके बीच में एक सॉल्व करना पड़ेगा। एक सेक्शन हमें यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे, सेक्शन 2 2, और फिर एक सेक्शन हमें इनके बीच में चूज करना पड़ेगा, सेक्शन 3 3। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हमें कितने चूज करना होंगे, एक सेक्शन ये हो जाएगा विच विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 to 3 मीटर, ये सेक्शन हमारे वेरी करेंगे। तो हम कह सकते हैं केस, और वी कैन से दैट, सॉरी, सेक्शन, वी कैन से सेक्शन 1 1। सेक्शन 1 1 कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 3 मीटर। ठीक है, सेक्शन 2 2 हम कहेंगे कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, दिस इज अ 2 2, सो 3 से 5 मीटर तक। सो एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5 मीटर। और सेक्शन 3 3, सेक्शन 3 3 कहाँ से वेरी करेंगे हमारे, दिस वुड बी द 3 3, 5 to 6, so x would be greater than equals to 5,
एन लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्शन हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेक्शन हमने लिया, फिर ये सेक्शन लिया और फिर ये सेक्शन लेंगे। ठीक है, इसे जो है हम लोग देखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम जिस सेक्शन पे जाएंगे उस सेक्शन का हमें shear फोर्स देखना होगा एट दैट सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे shear फोर्स एट सेक्शन 1 1। हम लोग अभी बात कर रहे हैं सेक्शन 1 1 में 1 1 की। ठीक है, तो सेक्शन 1 1 में क्या होगा, shear फोर्स क्या आएंगे, दिस इज द सम ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेज एक्टिंग एट द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो हम सेक्शन के राइट साइड देखें तो ये हमारे लिए इजी रहेगा, है ना। तो राइट साइड में कितने लोड अप्लाई हो रहे हैं, 10 किलो न्यूटन। तो सेक्शन के राइट साइड हम लोग कहेंगे 10। ठीक है, तो ये हमारे जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये पॉजिटिव है, राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव हमने अप्लाई किया तो पॉजिटिव। और दूसरा अब हमारे पास क्या होगा, ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो ये थ्रू आउट द लेंथ 0 से लेकर 3 मीटर तक ये क्या होंगे, shear फोर्स हमारे कांस्टेंट आएंगे। बेंडिंग मोमेंट अब हम लोग निकाल लें इसके एट दिस सेक्शन 1 1। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा इसका, फोर्स दैट इज पी लोड multiplied by distance x because it's varying linearly. Okay, so p into x, where p is nothing but 10 kilonewton, 10 into x that is 10x। ठीक है, और ये हमारे साइन कन्वेंशन क्या होंगे, बेंडिंग मोमेंट जो है इसको हॉगिंग कराएगा तो दैट वुड बी माइनस ऑफ दैट, बेंडिंग मोमेंट वुड बी नेगेटिव हियर। सिमिलरली अब हम लोग सेक्शन 2 2 में जाएंगे, 2 2। ठीक है, अब ये सेक्शन हम लोगों ने देखना है, सेक्शन 2 2। एक्स, ये हमारा सेक्शन 2 2। ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा हमारा, 3 से 3 मीटर टू 5 मीटर। तो शेयर फोर्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 1, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेज एक्टिंग आइदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो हम इसके राइट साइड देखें तो सबसे पहले तो एक लोड, ये कांस्टेंट, ये ट्रांसवर्स लोड P एक्ट कर रहा है, दैट वुड बी एक्टिंग P प्लस ये भी हमारे डाउनवर्ड है सेक्शन के राइट साइड, तो इसके वैल्यूज क्या होंगे, इसे भी एक कंसंट्रेटेड लोड, इक्विवेलेंट कंसंट्रेटेड लोड बनाना पड़ेगा। तो हमने लास्ट कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था इसको किस तरह से हम लोगों ने कंसंट्रेटेड लोड बनाए थे। ठीक है, ये वैल्यू जो है अगर हमारे ये एक्स लेंथ पे है, टोटल लेंथ एक्स है इसका, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं, सॉरी रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, लोडिंग मिल जाएगा सेंटर पर, है ना। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट लोड जो होंगे, पी इक्विवेलेंट वुड बी नथिंग बट एरिया अंडर दिस कर्व। तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्यू है और एक्स है, तो पी इक्विवेलेंट इज एरिया क्या होंगे, क्यू इंटू एक्स, लेंथ इंटू दिस ब्रेथ। सो दिस वुड बी द इक्विवेलेंट लोड। तो हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट लोड क्या आ गई, क्यू एक्स इज द इक्विवेलेंट लोड। ओके, तो अब हम यहाँ से अगर देखें x हम यहाँ से चूज कर रहे हैं अगर हम इस सेक्शन के लिए, तो यहाँ पर से q इंटू
ओके, लेट्स सी क्या आ जाएंगे यहाँ पर shear force की वैल्यू। You can have one more option. We will directly choose x from here. If we choose x from here only, then we will have x that is 0 here, and again from here it will vary, or otherwise we can choose from here x, then at this point, at any point, then it will be x minus 3. Okay, so we will have this as a p. P is 10 plus q is 6 into x is varying here, so which is 3 to 5 meter. So we can say at x, when it is at this position, x would be here 3, when it would be here x would be 5, and at any point here it would be x. So let's having only general q into x. Okay, so this would be the shear force at this section 2. Similarly, we will have the bending moment at, sorry, this would be shear force at any section 2 and bending moment at section 2. What would be the bending moment? Bending moment would be this force into perpendicular distance plus this force, this magnitude of the force which is acting here on the right side of the section, into this distance. So first we have to convert it to the equivalent concentrated load, that is the P equivalent, and then we know that for the rectangular beam, it would rectangular loading, the load would act here at the CG. So CG is x, then it would be, we will say it would be x by 2. Okay, so similarly we can say that P into, that would be, so we will have one thing for our easiness, we can say that let's choose this from x here, instead of this we'll choose x from here only. And now if we choose x from here only, then we will put the value x0 and 2 here. In that manner x becomes 0 here and x barabar 2 here. So we will have this P multiplied by this distance would be 3 plus x. Okay, and the second one would be this P equivalent, this load multiplied by this distance, that would be x by 2. So this would be the bending moment, and total would be negative because it would hog the beam. So this would be the section 2. Similarly, we will have the section 3 section 3 when we will come to this section. So what we will have, we will have the shear force at section 3 as sum of all the transverse force acting either left or right side of the section. So we will take all the right hand side of the section, the load. So that will be P plus this load total. We know that Q into total length is 2. So Q into 2, that would be the total load. And any more load acting? No. So this would be the shear force only. On the right side of this section, this much load would be acting, the sum of this plus this. Now bending moment at section 3, what would be the bending moment? This would give at this section P into
If we check the section, if we choose section from here only, x, then p into this much 3 plus 2, 5 plus x, 5 plus x, and another, what would the bending moment due to this? It will give equivalent load plus p equivalent, okay, multiplied by distance from this point to this section. So first of all, this would be half of the length, means total 2, then it would be 1 plus this section x, so it would be 1 plus x. So we will have covered this, and we will put the minus sign here for this bending moment, because it will, right hand side it would hog, okay, so hogging would be negative, that's why this is also negative. So we will have this bending moment at this position, okay. So bending moment we can see here, that is p into 5 plus x plus p equivalent 1 plus x. So within all the three sections we are having the cases. So for this section we are having section 1 10 kN shear force will remain constant and the bending moment will vary linearly. So if you will plot for this diagram, we will see, let's have a, this is a concentrated load P, and this is the distributed load, uniformly distributed load Q. Then the shear force diagram and the bending moment diagram will be plotted as, we have seen that the section 1 so the shear force would be constant up to this position, okay. So shear force will remain constant with a magnitude, what would be the magnitude? So that would be P, okay. So shear force would remain constant. Then thereafter we will see on the right hand side of the section the sum of the shear force. So we will see here for this section 2 to p plus qx, okay. So it will added up some values. So we will see that, okay, for this section shear force will more added up and it will get some value. And how it will vary now? So we'll see that shear force in section 2 is varying linearly, okay. It is a function of x, so it will vary linearly vary, okay. Now we will see up to this position it will vary linearly, and then what would be the shear force in section third? P plus 2q. So it is, again it becomes a constant value, okay. P plus q into 2, that is a constant value. P is 10, q here is how much? 6 into 2, then we will say 10 plus 12, 22. So finally it would have 22. So we will see, then it become a constant value, means we can have a constant variation here. So shear force diagram, we can say that here constant in this, then values would get added and it would have the variation in this manner. So just a minute, let me have this one, that p plus qx, and it was shear force 10 plus qx, sorry. So I have to correct it here, it would not have a jump as I made here, I'm sorry for this. Just let me correct it, okay. It would vary now from here only, the linear variation, okay, and then it would have this value, okay. Because section 1 was a constant value shear force P, then it was having, this was a constant value P, then it was having a variation P plus qx, okay, in this section, and here it was having a constant value P plus 2q.
that was 22. Okay, so it was having a constant value. So this is a shear force diagram of this beam. Okay, similarly we will have the bending moment diagram for it. So we will see this point load will give a linear variation for the bending moment. So the bending moment diagram would be linearly varying. If it is negative, then it is downward, we can say. Okay, so the linear variation. Then thereafter, this equation, what it will give? A quadratic variation. Okay, so further we see that, okay, for this section, bending moment at section 2 will have a further adding of the equation, and it would also vary. It would have a section 2 would have a variation bending moment diagram P equivalent. If we write the P equivalent, what is the P equivalent we have calculated? That is Qx, Q into x. So Qx into x by 2, then it would be, this position would be nothing but minus of 3 plus x into P plus q into x square by 2. So this variation would be, higher order is parabola, a quadratic parabola. So we will see that here the variation would be parabolic. Okay, at this position. Up to this position, we will have parabola. Up to section 2, we will have a parabolic variation. Then what would be the next case? Third, P5 plus x plus P equivalent, that is nothing but Qx value, Qx into 1 plus x, then it would also be quadratic. So further it would also have a quadratic variation. So in this domain it would also have a quadratic variation. So something quadratic variation. So this would be the bending moment diagram. I am not solving the numerical value right now. I am just giving you a clue that how we solve this problem. If we see that, okay, this type of load is there acting, concentrated load or a uniformly distributed or a uniformly varying load, so how we can guess and how we can draw the shear force and bending moment diagram roughly. Okay, so this is a rough sketch I have made, that okay, I, by guessing that, okay, this gives a constant shear force, this gives a linear shear force. Okay, again at this position it will become some constant value, so it will become a constant from this. Similarly, the bending moment diagram, we know that, okay, this concentrated load will give only a linear variation and this would give a quadratic variation, so therefore we have made a quadratic variation. Okay, so this is the bending moment diagram. So in this manner we can solve the problem. So next class, inshallah, we will try to solve some more general problems having the, we can see that, okay, if there is any cantilever beam and it's having a concentrated moment m, so how this moment m can be calculated and how the shear force bending moment diagram is calculated. Basically, if we know that, okay, say if we apply the same concept that the bending moment at any section is nothing but sum of all the moments acting either left or right side of the section, so we will have the bending moment diagram as constant value m, because the concentrated load m is acting, so this would be the, sorry, it would be the magnitude of m, it would be negative. This is the bending moment diagram for this. And the shear force diagram, what would be the shear force diagram? So the sum of all the transverse forces. What is the transverse force acting? 0. So the shear force diagram, the shear force would be 0. So SFD is nothing but a line, pure line, where the shear force is 0. Okay, so then a more general case of load can be made further. A beam is there where a moment may be acting,
concentrated load is acting, a uniformly distributed load is acting, a uniformly varying load is acting. Okay, so in this type, more complication can be made for a cantilever beam. Okay, so we will apply the same concept that okay, we have studied this concentrated load, then how we plot. If the load is UDL, how we plot. If the load is triangular or UVL, how we plot. And if the load means moment is applied, then how we plot the bending moment diagram and what is the shear force. So therefore, if the whole load is acting, so we will take a section 1 1 here, section 2 2 here, section 3 3 in this, section 4 4 within this, and if it is empty, then we will say section 5 5. So we will choose 5 sections, and each sections we will solve this. Okay, so in this manner we will solve it. So next class inshallah I will hope that I will try to solve this type of problems, and step by step I will solve it. Okay, so right now I have given some rough estimate that how to calculate a rough idea by just visualizing this, but next class inshallah we will try to solve it numerically. Okay, thank you.